हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन अप्रैल 2023 में पूछे गए थे, पीवाईक्यूज। ओके, सो इसके दूसरे चैप्टर्स इसी एग्जाम के या दूसरे प्रीवियस जनवरी 23 के जेई मेन या नीट वगैरह या पिछले साल के आपको जो कुछ चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें। ओके, सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। For the adsorption of hydrogen platinum, the activation energy is this. And for the adsorption of hydrogen on nickel, the activation energy is this. The logarithm of the ratio of rates of chemical absorption on equal areas of metal at 300 Kelvin is. देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, लेकिन छोटे छोटे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इन्होंने देखिए कहा है कि अगर ये प्लेटिनम सरफेस है और एक ये निकल की सरफेस है, दोनों में हाइड्रोजन गैस ही आप एड्जॉर्ब करा रहे हो इन दोनों सरफेसेस पे। इसकी काइनेटिक एनर्जी 30 kJ पर मोल है और इस एक्टिवेशन एनर्जी, एंड इसमें 41.4 आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसमें अगर अब कह दिया कि सरफेस एरिया एकदम सेम है इसका, तो रेट्स ऑफ रेशियो केमिसोर्प्शन पूछना है। देखिए गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेट है केमिसोर्प्शन का इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में आया? अब इस केस में क्या है, H2 ना हो, क्योंकि H2 गैस दोनों में सेम है, एड्जॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब जो इसका जो रेशियो ऑफ रेट्स या कहूं तो R इक्वल्स टू क्या हो सकता है, K इंटू सपोज जो भी पार्शियल प्रेशर होगा फॉर H2 का। सो बिकॉज इन दोनों केसेस में, इन दोनों रिएक्शंस में पार्शियल प्रेशर जो मेरा हाइड्रोजन गैस है दोनों सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल एन R1 अपॉन R2 पूछना है, तो मैं एल एन K1 अपॉन अगर K2 निकालूंगा तो मेरा सेम आंसर होगा। आपको ये समझ में आया? ठीक है। नाउ अब ऑल्सो इसमें अब हम ये भी पता है कि फ्रॉम अर्हीनियस इक्वेशन कि K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। राइट नाउ ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें आपको दी हुई थी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, ये वाली। आर इज रेट कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में अब बस आपको दोनों की वैल्यूज डालनी है और हो जाएगा। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर मैं के प्लेटिनम के केस में बोलूं ना, जब प्लेटिनम के केस में हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर रहे हो, तो उसके केस में हो जाएगा के ए इंटू ई ए। लेट जस्ट से कि ई ए पी टी लिख देता हूं उसको, और आर ओ टी। और दूसरा जो के एन आई निकल के केस में हो रहा है, यानी उसमें ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए, और ये लेट जस्ट सपोज निकल की केस में आर टी। ठीक है, समझ में आया? बस अब आपको इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। अब डिवाइड जब इसको करोगे आप, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो के पी टी अपॉन के एन आई इक्वल्स टू हो गया ई टू द पावर, और यहाँ पे आपका ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी अपॉन आर टी। अब इसमें लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, एल एन के पी टी अपॉन के एन आई, करेक्ट। और इधर हो गया ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी डिवाइडेड बाई आर टी। ओके गाइस, नाउ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है लोगरिथम, ठीक है, आप इसको क्या कर दो 2.3 और इनटू लॉग ऑफ के पी टी अपॉन के एन आई, और इधर ये वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो ई ए एन आई माइनस ई ए पी टी डिवाइडेड बाई आर टी, ये 2.3 इधर लिख लेते हैं, करेक्ट। बस अब आप इसके में वैल्यूज डाल लीजिए। ई एन आई क्या है 41.4 माइनस ई ये 30, और मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 1000 से, बिकॉज इसमें किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, हमें जूल में चाहिए क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज जूल में है। आर हो गया आपका 8.3, टी हो गया 300 केल्विन, एंड आपका एल ये जो 2.3 ये वाला हो गया। समझ में आपको? बस इसको सोल्व करेंगे, आपका रफली 1.99 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर का है तो आंसर विल बी 2। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट आपको चीज ये समझनी थी कि रेट आपके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है, और किस तरह से जो रेट ऑफ रेशियोज आया है, और हम इसको इस तरह से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following reaction that goes from A to B in 3 steps as shown below.
ठीक है, अब वी नो कि गाइज ये रिएक्टेंट है, ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना है, और डिफरेंट डिफरेंट आपको ये आरडीएस होके मतलब स्टेप्स होके आपका ये कम बना है। अब आपको ये बताने कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप क्या है। देखिए, सबसे पहले तो रेट डिटरमाइन स्टेप निकाल लेते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप कहूं और या दूसरे शब्दों में कहूं तो जिसमें हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, दैट मीन्स ई ए, वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, और कहते हैं तो वो आपका आरडीएस होता है। अगर इसमें आप देखोगे ये वाला जो है, इसमें हाईएस्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, इसमें इतनी है, सिर्फ इसमें इतनी है। तो ये वाला जो है स्टेप 2, ये आपका आरडीएस है। तो स्टेप 2 ये या ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा और चौथा तो आपको कट गया। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स। नाउ गाइस, अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे। मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, अगर मेरा सिर्फ एक रिएक्शन होती, इस तरह ग्राफ बनता, ए एंड बी मेरा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर मुझे ये इसके बजाय साथ साथ रिएक्शन दूसरी और हो रही है, और फिर ये मेरा सी प्रोडक्ट बना, तो मैं क्या कहता हूं, ये जो मेरा स्टेप है, ये फाइनल, ये एक मेरा इंटरमीडिएट बना है। ये इंटरमीडिएट है, ये क्या होती हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, टीएस, समझे, ट्रांजिशन स्टेट्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो टॉप वाली पोजीशंस है, और जो ये वाली बीच में होती है, ये बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। समझना है, बहुत बेसिक चीजें होती हैं गाइस, आई होप आपने कई बार पढ़ चुके होंगे। तो अगर अब इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगी, 1 2 एंड 3, तो यानी 3, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट्स कितने हो गए, 1 एंड 2, समझ है, तो 1 एंड 2। तो आई होप आपको समझ में होगा, जो ऑप्शन 1 है इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक पे डिपेंड था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स विच इज और आर करेक्ट। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, नंबर पूछा है बेसिकली, ठीक है। द स्ट्रोंगर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट कॉन्स्टेंट, द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। If reaction has zero activation energy, the rate is independent of temperature. The stronger the temperature dependence of the rate constant, the smaller is the activation energy. There is no correlation between temperature and rate constant. देखिए, कुल मिला के जो आपका रेट कांस्टेंट के है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसमें रिलेशन पूछा गया है कि क्या इंक्रीज करेंगे, क्या डिपेंडेंसी है। सो जो आपकी अर्हेनियस इक्वेशन है, वो उससे देखते हैं कि क्या होता है। तो अर्हेनियस इक्वेशन में के इक्वल्स टू ए टू ई की टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर एन 1 अपॉन टी। तो लगभग इस तरह से आपका ग्राफ बन गया। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपका कुछ चार्ट ऐसे बनेगा कि y कोऑर्डिनेट पे तो मेरा हो गया log k, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे लेट जस्ट सपोज मैं 1 अपॉन टी ले लेता हूँ। नाउ जो मेरा स्लोप है वो डिपेंड करता है इस पे। पहली बात तो एक ये मुझे पता है कि कुछ मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का बनेगा, डजेंट मैटर फॉर नाउ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। अब इसमें देखिए 2.303 कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बस ई ए यहाँ पे डिपेंड करता है। समझ में आपको। नाउ अब एक बात देखिए, इस ग्राफ को गौर से देखिए। अगर मेरी ई ए यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेस देन जीरो है, ई ए अगर मेरी लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो स्लोप मेरा यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो मेरा कुछ ग्राफ बनेगा लगभग इस टाइप से बन जाएगा, कुछ स्ट्रेट लाइन कुल मिला के, समझ रहे, यानी ये वाला। तो इसका मतलब अगर मैं log k ले रहा हूँ और 1 अपॉन टी ले रहा हूँ, तो अब देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1/t मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या है, जितना ज्यादा नेगेटिव में जाएगा उतना स्लोप मेरा इसका बढ़ेगा। सिंपल मैथ्स है गाइज, जितना नेगेटिव उतना स्लोप मेरा बढ़ेगा,
ठीक है, तो मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी मेरी कम है, इज लेस देन जीरो या नेगेटिव है, तो टेम्परेचर ये 1 बाई टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा ये इतना डिक्रीज होगा, या कहूँ तो ये जितना डिक्रीज होगा ये इतना इंक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर मेरा अगर टेम्परेचर अगर इसमें डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ अगर यहाँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा के की वैल्यू बढ़ रही है, के की वैल्यू, समझ रहे हो। तो यानी इफ ई ए इज लेस देन जीरो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो मेरा के की वैल्यू इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मेरा ई ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट, समझ में आया? यानी स्लोप कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब इसमें ग्राफ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे। यहाँ पे बना देता हूँ, ये लॉग के, ये 1/t, तो कुछ नहीं मैटर करता, मेरा स्लोप कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि अगर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, देन टेम्परेचर का जो है के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नो डिपेंडेंसी। इतना समझ में आया। सिमिलरली अगर ई ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो स्लोप मेरा नेगेटिव होगा, ये वाला इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी अगर मेरा 1/t राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है, यानी टी राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टी डिक्रीज हो रहा है, तो log के की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है डिक्रीज हो रही है, समझ रहे हैं। तो यानी अगर ई ए इज ग्रेटर देन जीरो, टी डिक्रीज, देन के डिक्रीज। तो मेरा जो फाइनल इसमें क्या आपका बन गया, ये वाली तीन चीजें आ गई। गाइज आई होप आप ये जो ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है इसको आप समझ पाए होंगे कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था। तो ई ए लेस देन जीरो, टी और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई ए इक्वल टू जीरो तो नो डिपेंडेंसी, एंड ई ए अगर ग्रेटर देन जीरो तो टी डिक्रीज या इंक्रीज, तो अकॉर्डिंगली के भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो गाइस ऑप्शन देखते हैं। पहला है द स्ट्रोंगर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेसिकली क्या कहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है तो टेम्परेचर और के बेसिकली को डिपेंडेंट हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। इफ रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, जैसे आपको इस वाले ऑप्शन में दिखा दिया है। द स्ट्रोंगर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट द स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, द स्ट्रोंगर इज दैट, या ई ग्रेटर देन जीरो है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ई लेस देन जीरो है तो उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, राइट। दिस इज इनकरेक्ट। इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, देन इट मीन द रिएक्शन हैज नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव एक्टिवेशन में ये वाला कंसेप्ट होता है, ये वाला नहीं होता। तो आई होप समझ में आओगे। तो ये दो इनकरेक्ट, तो 1 2 है, तो नंबर ऑफ गिवन स्टेट में विचार करेक्ट क्या है, 2, ए एंड बी। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये बेसिकली कंसेप्ट समझ में आएगा, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन इज। देखिए सबसे सिंपल क्या है, कैटलिस्ट आपको क्या क्यों यूज किया जाता है, ताकि रिएक्शन के रेट को डिक्रीज या बड़ा इंक्रीज किया जा सके। पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। या कुल मिलाकर मैं ये बोल दूं, अगर मेरी ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करता हूं, तो जैसे अब ये रिएक्शन सेम, देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेंगे, लेकिन ये पाथ थोड़ा सा स्पीडली आ जाएगा। यानी अब जो एक्टिवेशन एनर्जी ये थी अब ये हो गई। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी वाला यूज करता हूं तो विद कैटलिस्ट ये हो जाती है, ठीक है। ये नेगेटिव कैटलिस्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। समझ में आया क्यों होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, इसमें तो देखिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों चेंज हो गए, ठीक है। दूसरे में देखते हैं विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए पूछा गया है। इसमें देखोगे विद कैटलिस्ट, इसमें नेगेटिव का दे दिया है और बेसिकली, और उसका नहीं दिया है पॉजिटिव का। और इसमें तो रिएक्टेंट तो सेम है, प्रोडक्ट ही डिफरेंट बन गए, मुझे इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मोलिक्यूल अंडरगोज 2 independent first order reactions
whose half lives are 12 minutes and 3 minutes. If both the reactions are occurring, then the time taken for the 50% consumption of the reactant is. देखिए ये बोला है, देखिए कुल मिला के ये जो दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ए बी में बन रहा है, दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये सी में बन रहा है, ए बी भी बन रहा है और ए की रिएक्शन सी भी हो रहा है. तो कुल मिला के मैं क्या कहता हूँ, ये जो मेरी है पैरेलल रिएक्शंस हो रही हैं. समझ में आया आपको? पैरेलल रिएक्शंस हो रहे हैं. लेट जस्ट सपोज ए और बी में आपका K1 रेट कांस्टेंट है और इसमें K2. इसका टी हाफ दिया हुआ है 12 मिनट एंड इसका टी हाफ यानी हाफ लाइफ दी हुई है 3 मिनट. ना अब आपको बताना है कि जब ए आपका फाइनली 50% कंज्यूम हो जाएगा तो या उसका क्या होगा, यानी हाफ लाइफ ऑफ ए. ठीक है, अब जब इस तरह की रिएक्शंस आपको दी हुई होती हैं, देखिए वी नो सबसे पहले तो जो टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln2/k. यारे अगर मैं ए की बात करता हूं, यानी ए मतलब बेसिकली ए टू बी लिख देता हूं उसको, है ना, तो ln2/k1 हो गया. और सिमिलरली अगर आप टी हाफ इसका सी वाली की बात करते हो तो ये क्या हो गया, ln2/k2. समझ ना? तो ओवरऑल रिएक्शन का जब मैं इसका निकालूंगा, इसका अगर मैं टी हाफ निकालना चाहूं ओवरऑल का, तो क्या हो जाएगा, जो ln2 डिवाइड बाई के इफेक्टिव, जो भी ओवरऑल इसका के निकलेगा. समझना? अब मुझे बस के इफेक्टिव निकालना है तो मेरा आंसर आ जाएगा. के इफेक्टिव कैसे निकलता है फॉर पैरेलल रिएक्शंस, K1 प्लस K2 सिंपल एडिशन हो जाता है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दें आप, तो K1 इक्वल्स टू ln2/t हाफ B प्लस ln2/t हाफ यहाँ से C. ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव इक्वल्स टू ln2/t हाफ इफेक्टिव. ठीक है, बस इसकी और इसकी वैल्यूज इक्वल कर दें तो यानी ln2 यहाँ के इफेक्टिव की वैल्यू डाल रहा है ना, टी हाफ इफेक्टिव इक्वल्स टू ln2/t हाफ B प्लस ln2t हाफ C. तो फिलहाल ये क्या हो गया, ln2 कैंसिल हो गया, यानी 1/t हाफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/t हाफ B प्लस 1/t हाफ C. सिंपल वैल्यू पुट कर लीजिए, टी हाफ बी की वैल्यू क्या है 1/12, ये क्या हो गया 1/3, तो ये क्या वैल्यू करोगे तो 5/12, यानी टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो गया 12/5, राइट, यानी 2.4 आपकी टी हाफ इफेक्टिव की वैल्यू हो गई. नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है तो 2.4 को रफली आप 2 कर सकते हो उसको. ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा. करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज. देखिए पहला है द सक्सेसिव हाफ लाइव्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम. देखिए सक्सेसिव हाफ लाइव्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है इसको देखिए फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो कि जो टी हाफ की वैल्यू होगी, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन यानी इनिशियल प्रोडक्ट जो हो गया डिवाइड बाई 2k. समझ में? तो इसका मतलब जो टाइम के ये आपका जो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली ए नोट था तो टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा इसका ए नोट बाई 2. ठीक है, और टी हाफ क्या हो गया ए नोट बाई 2. अब देखिए इसके बाद फिर से हाफ लाइफ हो रहा है ए नोट बाई 4, फिर से हो रहा है ए नोट बाई 8, राइट. नाउ साथ ही साथ अब अगर अब इसको कंसंट्रेशन इसकी जो टी हाफ क्या है ये वाली है, तो इनिशियली क्या है ए नोट क्या हो गया ए नोट अपॉन 2k, यानी ये कंसंट्रेशन हो गई. अब इसकी टी हाफ क्या हो जाएगी ए नोट अपॉन 4k, ये ए नोट की वजह ए नोट बाई 2 हो जाएगा. सिमिलरली ए नोट अपॉन 8k. समझ में ना? सो हैंड सोन, इसका मतलब सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, यानी डिक्रीज होती जा रही है ना टाइम. देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इस तरह से डिक्रीज होता रहता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है. दूसरा है ए सब्सटेंस अपीयरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल इक्वेशन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन.
देखिए क्या है, इफ सब्सटेंस अपीयरिंग एज अ रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, देन समझ रहे हो, तो अगर जीरो ऑर्डर की मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस जो मेरा सब्सटेंस है रिएक्टेंट में, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन जीरो, या ये जीरो की पावर हो जाएगी, यानी रेट इक्वल्स टू के होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सब्सटेंस है अपीयरिंग रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन मे नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आप ये कह सकते हैं गाइस, ये थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा सही तरह से स्टेटमेंट बनाना चाहिए था, स्पेसिफिकली जीरो ऑर्डर लिखना चाहिए था, लेकिन एनीवे ये फिलहाल सही है, ऑलवेज इनकरेक्ट नहीं है इस स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सी ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, जीरो नंबर हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू, कुछ मतलब फ्रैक्शन, कुछ भी डिजिट आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रख सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जो मॉलिक्यूलैरिटी है शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर मतलब इट कैन बी जीरो, इट कैन बी 1 2 3, इस टाइप से आपका नंबर होना चाहिए। समझ में आया गाइस आपको? तो इसका मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना गाइस, जो मॉलिक्यूलैरिटी है इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ऑन द अदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो रियलिटी में है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, आपकी थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलैरिटी का इश्यू की वजह से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर ये। अब सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको यूनिट बतानी है ऑफ रेट कांस्टेंट के, देन मोल की पावर 1 माइनस एन, द लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल लीटर की पावर माइनस 1 s माइनस 1। सो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2, यानी k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 2 l 2 माइनस 1 पर सेकेंड, यानी मोल माइनस 1 l पर सेकेंड। समझ में आया? तो इसका मतलब दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इज 1, नंबर 1 है, बिकॉज एक आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही सिर्फ और सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाला। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइज ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें कहा है कि द अबव रिएक्शन वाज स्टडीड एट 300 केल्विन by monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 m and after an hour became 8.8 m. The rate of production of this. इसकी change of concentration with time दी हुई है, इसका पूछा हुआ है, easy है। आपको पता है जब कोई ऐसी रिएक्शन होती है तो 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सपोज FeSO4 है ओवर टाइम, यानी डेल टी इक्वल हो जाएगा प्लस 1/3 डेल Fe, ये कंसंट्रेशन है 2SO4, करेक्ट, और विद टाइम। तो क्योंकि रेट पूछा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ FeSO4 थ्राइस, तो रेट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल Fe2SO4 थ्राइस। ओके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो यानी -1/3 2 आ जाएगा -1/2, चेंज क्या हो जाएगा FeSO4 डेल टी। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए -1/2 मल्टीप्लाई बाई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 8.8, इनिशियल क्या थी 10, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल टी क्या है आपका एन आवर आफ्टर हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट्स में कर लूँ तो इंटू 60 में सेकंड्स में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पूछा गया गाइज, है ना। तो जब इस पूरे को गाइज आप कैलकुलेट करते हो तो आपका लगभग आएगा 333 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 333, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा है, द ऑर्डर इज 1 विद रेस्पेक्ट टू A एंड B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y। ठीक है, नाउ सिंपल गाइज, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, R है, A और B की वैल्यूज दी है, वी नो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगी K इंटू A एंड B, बस आपको वैल्यूज डालनी है। अब पहले केस में देखते हैं, अगर रेट 0.1 है तो K इंटू
ये हो गया 20 इंटू 0.5, ये होगी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड केस में अगर आप देखते हो तो 0.4 है तो k इंटू एक्स इंटू 0.5, एंड तीसरा देखते हो 0.8 तो k इंटू 40 इंटू वाई। बस अब तीनों रिएक्शंस को आपको सोल्व करना है। तो 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इसको सो 0.1 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल्स टू k से k गया 20 अपॉन x और 0.5 से 0.5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया इससे आपका 80, तो x इक्वल्स टू 80 आ रहा है। तो ये या ये हो सकता है, ये कट गया एंड ये कट गया। सिमिलरली जब आप इसमें 1 को फर्स्ट रिएक्शन को थर्ड से डिवाइड कर दें इसको इससे, तो क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.8 यानी k से k गया 20 अपॉन 40 और 0.5 डिवाइड बाई y, ठीक है। तो जब इसको रिएक्शन को सोल्व करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन, ये वाली एक रिएक्शन दी हुई है ओवरऑल, टेक्स प्लेस थ्रू दिस मैकेनिज्म। नाउ ये स्टेप्स दिए हुए हैं, पहला फास्ट है और दूसरा स्लो है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब देखिए जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है या जो RDS होता है बेसिकली डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि जो मेरा ये है इस रिएक्शन का जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं तो ओवरऑल तो ये दी हुई है, लेकिन ये फास्ट है 2 स्टेप से बन रही है, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप ये है तो RDS। तो अब इस स्टेप को मैं यूज करके रेट डिफाइन करूंगा, जैसे मैं बताया कि स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड दी रेट ऑफ रिएक्शन। तो R रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इधर मल्टीप्लाइड बाई NO। समझ में आया, ठीक है। नाउ अगेन बिकॉज फर्स्ट स्टेप आपका इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम है, तो आप ये कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, पहला जो K इक्विलिब्रियम है क्या हो जाएगा NOBr2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NO और Br2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये रिपीट होते हैं इस टाइप के, कोई ज्यादा उसमें यूज नहीं होता, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं NOBr2 टू K इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट है NO इंटू Br2 ये वाला। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो आप, तो यानी जो रेट K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K इंटू K इक्विलिब्रियम एंड NO Br2 एंड NO। इसका मतलब जो R है वो K इंटू K इक्विलिब्रियम ऐसे कुछ मान लो आप, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा NO का स्क्वायर एंड Br2। समझ में? तो ये तो पूरा K हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो R इक्वल्स टू K NO का स्क्वायर आपका ये हो गया और Br2। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या है 2 + 1 = 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T87.5 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अंडरगो 87.5 completion and T50 is the time required for the reaction to undergo 50% completion। मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, कोई मेरी रिएक्शन है, लेट्स जस्ट सपोज A to B। अगर ये रिएक्शन 87.5 कंप्लीशन हो रही है तो इसका T 87.5 है और 50% यानी हाफ खत्म हो रही है तो 50-50 है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन T 87.5 एंड T50 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ X इज। अब देखिए ये तो थोड़ा ये गाइस ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली इज ये है, तो इसमें आपको X की वैल्यू बतानी, करेक्ट। नाउ देखिए वी नो गाइस, अब आप 1% ये समझिए कि जब मैं ये बोलता हूं T87.5, ठीक है, T87.5 पे मेरा 87.5 खत्म हो गया, यानी आफ्टर जब मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं A to B, तो लेट्स जस्ट सपोज एट इनिशियल 0, ये तो 0 ये 100 थी और ये 0 थी। नाउ एट T87.5 पे ये क्या हो गया 100 अब माइनस 87.5, ये हो गया 87.5, यानी ये इक्वल हो गया 12.5। तो इनिशियली जो आपका एट 87.5 है जो आपको बचा वो हो गया 12.5। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मेरी 100 यानी A नोट थी इनिशियली, तो अगर 12.5 बची तो क्या हो गया A नोट अपॉन 100 इंटू 12.5, तो ये क्या होगी आपकी A नोट बाई 8, यानी इतने टाइम के बाद आपकी A नोट बाई 8 बची। सिंपल हो जाएगा इस तरह से कैलकुलेट कर। नाउ T50 मुझे पता है A मेरी A नोट थी इनिशियली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है गाइज,
तो पहला हाफ ऑर्डर में आपको आया ए नोट बाई 2, दूसरे हाफ ऑर्डर में ए नोट बाई 4, तीसरे वाले में बचा ए नोट बाई 8। तो कितना हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थ्री, तीन। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा यहाँ से यहाँ आने में T87.5 टाइम लगा, तो यहाँ से अगर मैं तीन तीन करके जाऊं, हाफ फिर हाफ फिर हाफ, तब यहाँ पे मैं पहुंचूंगा। तो यानी T87.5 इक्वल्स टू हो गया 3 टाइम्स T हाफ। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको काफी इजी हो जाता है। ठीक है, सो आंसर इज 3। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और ये रिएक्शन दी हुई है, इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी 800 mmHg which increased to 16 mmHg after 10 minutes. The total pressure of the system after 30 minutes will be। एक सिंपल पूछा हुआ है कि ये रिएक्शन है, अगर इनिशियल प्रेशर जो था, देखिए A2B + CA, तो इन्होंने कहा कि इनिशियली इसका 800 mmHg प्रेशर था, यानी ओवरऑल 0 जब रिएक्शन हुई, लेट जस्ट अबाउट एट टाइम t, तो 800 माइनस पी, इसकी जो आपकी प्रेशर हुआ वो हो गया, है ना, और यहाँ पे पीपी बढ़ गया। समझ में? ठीक है, अब एक काम करिए, इन्होंने कहा कि 800 से 16 mmHg हो गया आफ्टर 10 मिनट्स। तो अगर मैं 10 मिनट्स वो वाला मैं देखूं, यानी 800 माइनस पी, ये 2p हो जाएगा, प्लस 2p प्लस p इक्वल्स टू हो गया आपका 1600। इस पूरे को सोल्व करोगे तो p इक्वल्स टू हो गया 400 mmHg। ठीक है, यानी एट जो p की वैल्यू है, यानी इसमें कितनी होगी, 400 हो गई, ये 800 हो गई, ये 400 हो गई। तो एट 10 मिनट्स p की वैल्यू जो ये p माना है, ये 400 mmHg। सिमिलरली यही चीज मुझे टोटल जो प्रेशर ऑफ द सिस्टम है आफ्टर 30 मिनट्स पूछना है। ठीक है, इतना समझ में आएगा इस आपको। नाउ क्योंकि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वी नो कि K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10, 10 क्या होगी, 10 मिनट्स में ले रहा हूं, ठीक है, इनटू लॉग 800 अपॉन 400, इसी को ही कैलकुलेट कर रहा हूं। बेसिकली मुझे गाइस K की वैल्यू चाहिए, है ना, 800 अपॉन 400। ठीक है, ये क्या होगी, 800 माइनस 400 इक्वल्स टू 400, तो ये ठीक है। तो इसकी इनिशियल थी 800 अपॉन 400 हो गई। तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो K की वैल्यू हो गई आपकी 2.303 अपॉन 10 लॉग 2। नाउ बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K है, तो सिमिलरली मैं सेम टू सेम आपके इस वाली रिएक्शन में यूज कर सकता हूँ। तो आफ्टर 30 मिनट्स पूछा हुआ है, तो आफ्टर 30 मिनट्स K की वैल्यू क्या होगी, ये जो K10 की वैल्यू होगी, दोनों सेम होंगी, लेकिन 2.303 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, लॉग, नाउ इनिशियल अपॉन फाइनल, तो इसमें इनिशियल क्या थी 800, आफ्टर 30 मिनट्स क्या हो जाएगी 800 माइनस पी, लेट जस्ट सपोज, है ना। तो अब इसको, ये दोनों इक्वल है, तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, तो ये 2.303 अपॉन 10 लॉग 2 गोस टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 800 अपॉन 800 माइनस पी। आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे, कट गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 3 log 2 इक्वल्स टू log 800 अपॉन 800 माइनस पी। समझ में आया, ये हटा देता हूँ अभी, और इसके बाद में ये इधर ले आ गया अंदर, तो मैं कह देता हूँ log 8, तो log 8 इक्वल्स टू log ऑफ 800 अपॉन 800 माइनस पी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, log से कॉल हटा दो, तो 8 इक्वल्स टू 800 अपॉन 800 माइनस पी, इसे सोल्व करोगे तो p इक्वल्स टू आ जाएगा 700। तो इसका मतलब जो मेरी रिएक्शंस थी, देखिए मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको कि जो मैंने इनिशियली क्या ली थी कि a इक्वल्स टू 2b प्लस सी, इनिशियली थी 800, ये 0 थी। मैंने कहा कि एट सपोज p टाइम पे या t टाइम पे 800 माइनस p, ये 2p और ये p थी। तो अब क्या हो गया, p इक्वल्स टू 700 है अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा 800 आफ्टर 30 मिनट्स, 800 माइनस 700, ये 2 इंटू 700 प्लस 700। समझना, तो आफ्टर 30 मिनट्स पूरा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल, आप अपना कैलकुलेट करोगे इसे, इसी से कैलकुलेट कर लो इसी में। तो 800 माइनस पी प्लस 2p प्लस पी, यानी 800 प्लस 2p, p क्या है आपका 700 प्लस 2 इंटू 700, यानी आपकी वैल्यू होगी 2200
mmHg। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर आपका क्या है, 200 mmHg। एक बार गाइज दोबारा से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ के इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने दे अलग अलग निकाले थे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ए और बी रिवर्सिबल दी है और उसका डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन गया है 20 kJ per mole. The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is 300 kJ per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same, the rate of catalyzed forward reaction is at 27 degrees centigrade is found to be same as that of the uncatalyzed reaction. यानी कहा है कि अगर कैटेलाइज रिएक्शन कर रहा हूं मैं, जो रेट की रिएक्शन थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कम ही टेम्परेचर पे, वही सेम जो रेट था वो मेरा, अगर मैं कैटलिस्ट ना यूज करता तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मिलता। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटेलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज, देख कुछ नहीं, सिंपल है। अब जो भी इसमें दिया हुआ है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस, कभी कभी जब मुझे नहीं समझ आता एक्चुअली में क्या है, अगर आपको सोल्व करना है तो बस आपको जो दिया हुआ है ना थोड़ा फ्लो में मानते रहे। अब अर्हीनियस इक्वेशन की बात हो रही है, रेट कांस्टेंट्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगा, मुझे पता है एज पर अर्हीनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है ना। इन्होंने अब कहा है कि जो रेट कांस्टेंट है एट कैटलाइज रिएक्शन इज, जो रेट ऑफ कैटलाइज और अनकैटलाइज रिएक्शन है इज सेम। तो इसका मतलब अगर मैं a इक्वल्स टू ई की पावर माइनस EA, ये इसमें क्या है अनकैटलाइज रिएक्शन की 300, तो माइनस 300 अपॉन R, और T क्या है अनकैटलाइज का 327 प्लस 273 कर लीजिए तो 600 केल्विन, तो 600। समझ में आया ना गाइस क्या करा मैंने, ये RT इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ कैटलाइज्ड का, ये कैटलाइज का पूछा माइनस EA अपॉन R, और 27 डिग्री है यानी 27 डिग्री प्लस 273 यानी 300। ये हो गया गाइस सिंपल, इसको हटा दो, माइनस 300 अपॉन R इंटू 600 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R इंटू 300, ये कट गया, ये 2, ये 150, तो ये आ गया आपका इधर 150 kJ पर मोल। 150 किसका है कैटलाइज रिएक्शन की, जैसे इसमें 300 दी हुई थी, कैटलाइज की 150 है। ओके, सो EA इक्वल्स टू हो गया 150 किलो पर मोल। ठीक है, जो कैटलाइज रिएक्शन थी EA पता लग गई। ठीक है, अब इसमें कहा है देखिए द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कही गई थी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से, बिकॉज रेट इक्वल्स दिए हुए थे, मैंने उससे आपकी जो कैटलाइज्ड की वो पता कर ली। रेट ऑफ अब एक्टिव आपका कैटलाइज्ड रिएक्शन का फॉरवर्ड पता लग गया, मुझे बैकवर्ड पता करना है। देखिए सिंपल, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ रिएक्शन इस तरह है, इसको माइंड वैसे मत सोचिएगा लेकिन ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी इस तरह की, तो ये अगर मेरी EA ये है, डेल एच ये है, समझ रहे हैं, जो दी हुई है 20, और EB मुझे पता करनी है यानी ये, तो मैं क्या करूंगा EB इक्वल्स टू पूरे EA में मैं ये डेल एच माइनस कर दूंगा यानी 20 डेल एच, EA क्या है 150 माइनस 20 यानी क्या हो गया 130 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, एक बार दोबारा से गाइज वीडियो को देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा पाया होगा मैं, और पिछली वीडियोस देखिए गाइज, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय।